गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपने लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे विद आवर 6th लेक्चर ऑन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज़ BNSS एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, दिस इज़ आवर 6th लेक्चर। कौन कौन से टॉपिक को हम लोग आज ब्रीफली कवर करेंगे? दीज आर, द फर्स्ट वन इज सेक्शन 26 ऑफ CRPC। ठीक है, अभी जो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है उसको आप छोड़ दीजिए, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बिकॉज ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, सो फर्स्टली वी विल कवर सेक्शन 26 ऑफ CRPC। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट वी विल कवर सेक्शन 407 ऑफ CRPC। देन वी विल कवर सेक्शन 408 ऑफ CRPC। ठीक है, 408 में उतना इन डेप्थ हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब ये जो सारे सेक्शंस हैं इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो हमारा प्राइमरी कंसर्न है ना वो सेक्शन 26 के साथ है आज। ठीक है, देन वी विल गो टू सेक्शन 322, देन 323 एंड देन इन 325। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में सारे सेक्शंस को कवर किया जाएगा। जो भी सेक्शन हमें सही लगेगा उस टाइम पे पढ़ना, जब हम लोग इसको लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो उस सेक्शन को उस टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज सेक्शन 26 ऑफ CRPC। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ चैप्टर 3। अच्छा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग चैप्टर लिखते हो ना तो इसको रोमन नंबर्स में ही लिखना, 1 2 3 ऐसे मत लिखना। ठीक है, it should always be in Roman numbers. So it is a part of chapter 3 which is the power of courts. Hope आप लोग अपना बैरक्ट अपने साथ रखे होंगे। The chapter says power of courts. ठीक है, so what is the head note of section 26? It says courts by which offenses are triable. ठीक है, जो हेड नोट है सेक्शन 26 का वो क्या कहता है? कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। अब जो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि हम लोग अब लास्ट लेक्चर में जब हमने कवर किया था सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस टू द हाई कोर्ट, तो उसके बाद अब हम लोग सेक्शन 26 पे क्यों आ गए? देखिए, यही चीज़ आपको समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके CRPC और जिसको रिप्लेस कर दिया BNSS, ठीक है, जो इसके प्रोविजंस हैं, कोई भी प्रोविजन, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस इसमें हो सकते हैं, बट सारे के सारे प्रोविजंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप एक सेक्शन को नहीं जानेंगे तो आपको दूसरे सेक्शन को समझने में डिफिकल्टी आएगी। और अगर हम लोग सेक्शन 1 से शुरू करते हैं तो आपको कई सारे सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन में भी डिफिकल्टी आएगी। दैट्स वाई हम उन सेक्शंस को पहले कवर कर रहे हैं जिससे कि आपको आसान हो बाकी सेक्शंस को समझना। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस टू द हाई कोर्ट। ठीक है, ये हमने क्यों किया था? ये हमने इसलिए किया था क्योंकि उससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 28 एंड 29 ऑफ CRPC। ठीक है, एंड BNSS का जो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है दैट वाज सेक्शन 22 एंड 23। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा था सेक्शन 28 एंड 29 ऑफ CRPC, जिसमें से सेक्शन 28 जो था उसका सब सेक्शन 2 क्या कहता था कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है दे कैन अवॉर्ड डेथ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसिंग पावर से डील करता है सेक्शन 28 एंड 29। इसमें क्या कहा था सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 ने कि कोर्ट ऑफ सेंटेंसेस डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 28 फ्रॉम सेक्शन 366 टू 371। ठीक है, ये आपको याद है। तो हमने ये समझा कि कैसे एक बात जो सेक्शन 28 में लिखी हुई थी उसका रिलेशन हमें सेक्शन 366 में मिल रहा है विच इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 28। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आएंगे सेक्शन 26 पे, बट इससे पहले हम लोग सेक्शन 26 को शुरू करें एक बार आप लोग फिर से हायरार्की को ध्यान में रख लीजिए, बिकॉज
अगर आपको हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स अलॉन्ग विद देयर सेंटेंसिंग पावर याद नहीं होगा या फिर नहीं याद रहा होगा, मतलब आई डोंट नो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको अगर नहीं याद है तो आपको सेक्शन 26 को समझने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो शुरू करते हैं एक बार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता ही है, टॉप कोर्ट, लेकिन वहाँ पे ओरिजिनल ट्रायल नहीं शुरू हो सकता है, कोई फ्रेश प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आप खाली अपील के थ्रू जा सकते हो। तो हम लोग शुरू करेंगे एज पर द स्कीम ऑफ CRPC। जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है दैट इज द हाई कोर्ट। मैं इसको थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, दैट इज द हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट के बाद आपका कौन आता है, सेशन जजेस स्लैश एडिशनल सेशन जजेस। देन आपके आते हैं असिस्टेंट सेशन जजेस, ठीक है। देन आपके थे CJM दैट इज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। देन आफ्टर दैट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एंड उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, एंड एट द एंड वी हैव एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। जो इनकी सेंटेंसिंग पावर थी वो आपको याद है ना, किन किन सेक्शंस में दी थी, याद रखना, हायरार्की के हिसाब से सेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग खाली CRPC के सेक्शन से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, जिस पर्टिकुलर सेक्शन से हम लोग अभी डील कर रहे हैं, जो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है उसमें, मतलब उस लेक्चर में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, दैट इज, तो हाई कोर्ट का क्या हो जाएगा, सेक्शन 28 सब सेक्शन 1। सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस का क्या हो जाएगा, 28(2). देन असिस्टेंट सेशन जजेस का क्या हो जाएगा, 28(3), ठीक है। उसके बाद CJM का क्या हो जाएगा, 29(1). JMFC का क्या हो जाएगा, 29(2). एंड एट द एंड सेक्शन 29(3). बाकी आपको ये भी याद होगा ना कि CJM के बराबर किसके पास पैरेलल पावर थी, CMM दैट इज द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पैरेलली सेंटेंसिंग पावर किसके पास थी, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये आपको याद है ना पूरा, ठीक है। अब इनकी एक बार सेंटेंसिंग पावर को भी लिख लेते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को अभी आप ध्यान में रखिएगा, तभी आपको सेक्शन 26 बहुत अच्छे समझ में आएगा। कॉलेजेस में और कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो होता क्या है ना कि कई सारे सेक्शंस को इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे कि आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास क्या सेंटेंसिंग पावर थी, एनी फाइन, ठीक है, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्लियर है। इनके पास क्या थी, एनी फाइन, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये क्या था, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट, ये इतना याद है। फिर असिस्टेंट सेशन जज, एनी फाइन याद होगा आपको, एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना दे सकते थे असिस्टेंट सेशन जज, अप टू 10 ईयर्स। अब हमने असिस्टेंट सेशन जज और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को बहुत ही ब्रीफली कवर नहीं किया था। उसका रीज़न आपको पता है कि इन पोजीशंस को एफेस कर दिया गया है फ्रॉम द न्यू लॉ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज की पोजीशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि हाँ, असिस्टेंट सेशन जज क्या क्या दे सकते हैं, अप टू 10 ईयर्स दे सकते हैं, कोई भी फाइन इम्पोज कर सकते हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है, क्या ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते। डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने की पावर खाली सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के पास ही है। फिर CJM पे आते हैं, अगेन एनी फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट कितना वो दे सकते हैं, अप टू 7 ईयर्स, ठीक है। फिर JMFC, आपको वो सब याद है ना जो चेंजेस लाए गए हैं BNSS में। देन JMFC कितना फाइन इम्पोज कर सकते हैं, JMFC इम्पोज कर सकते हैं 10,000 रुपीज़ का फाइन, और इम्प्रिजनमेंट कितना दे सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स। देन एट द एंड वी हैव JMSC जो कितना फाइन इम्पोज कर सकते हैं, 5,000 रुपीज़, एंड इम्प्रिजनमेंट कितना दे सकते हैं, अप टू 1 ईयर्स, ठीक है। ये आपको याद है ना पूरा, ये हायरार्की आपको याद है, इस हायरार्की को बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं इसको भी साइड में लिख दे रहा हूँ, अगर आपको याद हो BNSS में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। JMFC की जो फाइन इम्पोज करने की पावर है, इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 50,000, और जो JMSC की फाइन इम्पोज करने की पावर है, इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 10,000 रुपीज़, क्लियर है।
हायरार्की आपको ध्यान में आ गया ना? अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। हाँ, तो क्या कहते हैं सेक्शन 26 का हेड नोट? इट सेज कोड्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। ठीक है, इसके हेड नोट से आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 26 स्पेसिफिकली डील किस चीज से कर रहा है। ठीक है, ये डील इस चीज से कर रहा है। अब हमने ये चीज समझा ना कि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, तो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बनाने का कुछ रीजन तो होगा ना, कुछ पर्पस तो होगा ना। और लाइक उन कोर्ट्स को आपने एक एक्सक्लूसिव सेंटेंसिंग पावर दे दी है कि आप इतना इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकते हो, तो कुछ मतलब इसका पर्पस तो होगा ही सेंटेंसिंग पावर देने का और उतने तक लिमिट कर देने का। तो यहां पर ये बता रहा है सेक्शन 26 की जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जो आपके ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, जो भी ये ऑफेंसेस होते हैं आपके, या फिर पोक्सो के भी ऑफेंसेस हो गए, ठीक है, इनका ट्रायल कौन करेगा? अब अगर एक ही कोर्ट को, अगर सपोज मान लीजिए हाई कोर्ट है, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे दिया जाए सारे के सारे जितने भी ऑफेंसेस होते हैं इंडिया में उसको ट्राई करने का, आपको लगता नहीं है कि इससे हाई कोर्ट पे जो बर्डन है वो इतना ज़्यादा आ जाएगा कि मतलब हाई कोर्ट उनका ट्रायल कंडक्ट ही ना कर पाए? इट मेक सेंस ना? इसीलिए यहाँ पर जो ये सेक्शन 26 है, इट विल स्पेसिफाई कि मतलब कौन कौन से कोर्ट्स जो हैं वो किन ऑफेंसेस से डील करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ये सेक्शन क्या कहता है, प्लीज़ अपने बैरेट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेक्शन 26 कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, इट सेज subject to the other provisions of this code। अब यहां पे जो ये टर्म सब्जेक्ट है, इसका मतलब वो वाला सब्जेक्ट नहीं है जो आप लोग कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं। यहां पे सब्जेक्ट का मतलब होता है कंप्लाई करना। ठीक है, इट्स अ डायरेक्शन, इट्स इन अ फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। इट सेज कि जो ये प्रोविजन है विच इज सेक्शन 26 must have to comply with the other provisions of this code, which code? CRPC 1973। ठीक है, मतलब जो आपका सेक्शन 26 है वो चाहे कोई भी बात कह रहा हो, लेकिन उस जो भी उसमें बातें कही गई हैं वो सब्जेक्टेड है, मतलब वो बातों को कंप्लाई करना पड़ेगा विद द अदर प्रोविजंस ऑफ CRPC। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ए जो है आपका डील करता है। अब ए पे हम लोग पहले हम लोग ए को अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे क्या कहता है? एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड मे बी ट्राइड बाय। किसकी बात हो रही है? इंडियन पीनल कोड की। और यहां पे क्या कह रहा है? मे बी ट्राइड बाय। ठीक है, अब यहां पर ये जो टर्म मे होता है, मैंने आपको बताया था ना, इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज परमिसिव / इनेबलिंग प्रोविजन। ठीक है, मतलब जहां पे ये टर्म मे है, ये बेसिकली जो भी बिलो मेंशन कोड्स हैं उनको इनेबल कर रहा है टू ट्राई द ऑफेंसेस ऑफ IPC विच इज द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, जिसको अभी किसने रिप्लेस कर दिया है? भारतीय न्याय संहिता ने 1860 है। ठीक है, और इसको रिप्लेस किसने कर दिया है? BNS 2023 ने। तो यहां पे क्या कहता है? एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड मे बी ट्राइड बाय, मतलब कि जितने भी ऑफेंसेस आपके इंश्राइंड है अंडर द इंडियन पीनल कोड, उनका ट्रायल ये कर सकते हैं, जो बिलो मेंशन कोड्स हैं ये कर सकते हैं। ये ए कहता है। अब कौन कौन से कोड्स के नाम मेंशन्ड है? यहां पे पहला कोर्ट है आपका द हाई कोर्ट। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द हाई कोर्ट। देन और, यहां पे लिखा है और द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन। और द लास्ट वन इज any other court by which such offense is shown to be tribal in the first schedule। ठीक है, अब ये जो आपका सेक्शन है ना,
इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका ना इंटरप्रिटेशन देखने में बहुत आसान लगता है बट इतना आसान ये है नहीं। अब यहाँ पर ये क्या कहता है, यहाँ पर ये कहता है, ए जो है आपका कहता है कि जो इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर ऑफेंसेस इंश्राइंड हैं उनका ट्रायल हाई कोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर और यूज़ हुआ है, और क्या सिग्निफाई करता है, या फिर इसका मतलब ये है कि जो ये कोर्ट्स के नाम मेंशन्ड है ना, इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई एन ऑफेंस, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एन ऑफेंस, इसका मतलब ये है कि जो आपका हाई कोर्ट है वो जितने भी ऑफेंसेस दिए हुए अंडर द इंडियन पिनल कोड उनका ट्रायल कर सकता है, ठीक है। और यहां पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, अपील की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये नहीं लिखा है कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो एज एन अपील, नहीं। हाई कोर्ट के पास इंडियन पिनल कोड के अंदर इंश्राइंड जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको ओरिजिनली ट्रायल करने का पावर है। जैसे अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो इस चैप्टर का देखिए हेड नोट क्या है, पावर ऑफ कोर्ट्स। यहाँ पे पावर दिया गया है हाई कोर्ट को, ठीक है, कि वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ट्रायल कर सकते हैं ऑफ एवरी ऑफेंस इंश्राइंड अंडर द इंडियन पिनल कोड। देन उसके बाद हाई कोर्ट के बाद आपका टर्म यूज हुआ है और, या फिर, ठीक है, या फिर द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई एवरी ऑफेंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड। क्लियर हो गया आपका ये चीज। And the last one says any other code by which such offense is shown to be triable in the first schedule. अब इसको समझने के लिए आपको अपने बैरक के फर्स्ट शेड्यूल में जाना पड़ेगा। जब सारे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं ना तो उसके बाद शेड्यूल्स शुरू होते हैं। तो एक बार आप लोग अपने बैरक के फर्स्ट शेड्यूल में चले जाइए, ठीक है। सीआरपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसको एक बार ओपन कर लीजिए। अब जब आप इसको खोलेंगे तो आपको ना सारे के सारे ऑफेंसेस मिल जाएंगे, एवरी ऑफेंस ऑफ आईपीसी। देखिए आपको सारे के सारे ऑफेंसेस मिल जाएंगे। एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपका ऐसे लिखा हुआ है सेक्शन, फिर उसके बाद ऑफेंस, फिर आपका उसका पनिशमेंट, देन क्या है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, then bailable or non-bailable, and at the end by what court triable। ये आपका आईपीसी का सेक्शन है, ये उस सेक्शन में दिया हुआ ऑफेंस है, ये उस सेक्शन का पनिशमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, वेदर वो ऑफेंस बेलेबल है कि नहीं, नॉन बेलेबल है, और लास्ट में बताया है कि कौन सा कोर्ट उस ऑफेंस को ट्राई कर सकता है। अब यहीं से ना पूरा गेम शुरू होगा आपका, ठीक है। जो कंफ्यूजन शुरू होता है ना वो यहीं से होता है। अक्सर लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, आप मत करिएगा, ध्यान समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, ये कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। अगर आपको ऊपर ऊपर समझना है तो कॉग्निजेबल वही ऑफेंस, मतलब कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल, एक बार आप इस पूरे शेड्यूल को, शेड्यूल 1 को पेरूज करिए, ध्यान से पढ़िए, तो यू विल फाइंड आउट कि बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल में आपका हाई कोर्ट है ही नहीं, ठीक है, हाई कोर्ट है ही नहीं। बट जब हमने सेक्शन 26 पढ़ा तो हमने क्या देखा कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई एवरी ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग सा नहीं लग रहा है कि हाई कोर्ट को आपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी दी है ऑफेंस ट्राई करने की, और शेड्यूल 1 में आप कहते हो कि हाई कोर्ट के पास किसी भी ऑफेंस को ट्राई करने का एक्सक्लूसिवनेस है ही नहीं, ना ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, ठीक है, ठीक है। और अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन भी देखो तो मतलब कुछ ही जगह पे लिखा है, ओनली इन सर्टेन ऑफेंसेस और सीरियस ऑफेंसेस the court of session has shown to be try that offense। अंडर शेड्यूल 1, ठीक है।
कुछ ही ऑफेंसेस हैं उनमें खाली कोर्ट ऑफ सेशन को एम्पावर किया गया कि वो उनको ट्राई कर सकते हैं, बट जब सेक्शन 26 की लैंग्वेज को हम लोग देखते हैं तो वहां पे कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जितने भी इंडियन पीनल कोड के अंदर ऑफेंसेस हैं उनको ट्राई कर सकता है। अगेन दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो तो चलो थोड़ा सेंस बनाता है कि ठीक है बाय एनी कोर्ट बाय विच इट हैज़ शोन टू बी ट्राइबल अंडर द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, जैसे अगर आप पढ़ेंगे किसी भी सेक्शन को अगर आप उठा लीजिए तो उसमें लिखा हुआ है बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल में कि कौन सा कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है। एक बार समझने के लिए ध्यान से आप लोग प्लीज जो आईपीसी का सेक्शन 382 है ऑफेंस का वो खोल लीजिए। ठीक है, सेक्शन 382 एक बार आप लोग खोल लीजिए। मैं भी इसको पैरेलली ओपन कर रहा। सेक्शन 382। तो मैं सेक्शन 382 को यहां पर एक बार लिख देता हूं जो कि अंडर शेड्यूल 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 382 है इट इज अ टाइप ऑफ थेफ्ट। मैं एक बार रीड कर देता हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है। इट सेज थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन हैविंग बीन मेड फॉर कॉजिंग डेथ or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint in order to the committing of such theft or to retiring after committing it or to retaining property taken by it। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ थेफ्ट जहाँ पे डेथ भी कॉज करने का इंटेंशन हो। अब इसकी पनिशमेंट देखिए कितनी है। इसकी पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन। याद रखिएगा यहां पे एंड यूज हुआ है विच सिग्निफाइज कि अलॉन्ग विथ इंप्रिजनमेंट द फाइन शैल ऑल्सो बी इम्पोज्ड। ठीक है, आपको याद है ना ये रिगरस इंप्रिजनमेंट वाला कहां से निकल के आ रहा है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस टॉक्स अबाउट टाइप ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो इंप्रिजनमेंट होती है इट कैन ईदर बी सिंपल और रिगरस। ठीक है, ये आपको याद है, क्लियर हो गया। अब इसमें एक बार इस वाले पार्ट पे आइए बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल। अब यहां पर कौन सा कोर्ट आ रहा है सेक्शन 382 के ऑफेंस को ट्राई करने के लिए। दैट इज द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सो नाउ दिस इज प्रॉब्लमैटिक। व्हाई? बिकॉज दिस इज इन अ वे कॉन्ट्राडिक्टिंग, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कहीं ना कहीं। ठीक है, जेएमएफसी की जो कंपिटेंसी है इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड करने की वो कितनी है 3 साल की, बट यहां पे मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट कितना है 10 साल का। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गया कि जेएमएफसी को आप एक ऐसा ऑफेंस दे रहे हो ट्राई करने का जिसकी मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 10 साल की है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग इस जो ये प्रॉब्लम है आपकी इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले एक प्रॉब्लम को हम और देखते हैं। अगर आप बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल में जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि हाई कोर्ट का मेंशन कहीं पे नहीं है। ठीक है, बट एज पर सेक्शन 26A आईपीसी के ऑफेंसेस कौन कौन ट्राई कर सकता है। हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इफ इट हैज शोन टू बी इन द फर्स्ट शेड्यूल ट्राइबल बाय द कोर्ट। ठीक है, सेक्शन 26A की लैंग्वेज से हमें यह चीज पता चलता है कि यहां पर कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन दी गई है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ऑफेंस है अंडर द आईपीसी तो उसको ट्राई करने की कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है विद द हाई कोर्ट, विद द सेशन कोर्ट, और अगर उस पर्टिकुलर कोर्ट को इंपावर किया गया है बाय द शेड्यूल 1 टू ट्राई दैट ऑफेंस। क्लियर है आपको ये चीज, कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहां पर हाई कोर्ट का मेंशन भी है, और हाई कोर्ट जब हम देखते हैं बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल में तो कहीं पे उसका नाम दिया ही नहीं गया है कि हाई कोर्ट भी किसी ऑफेंस को ट्राई कर सकता है विथ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सो दिस इज इन अ वे कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इसका आंसर हमें मिलेगा अंडर सेक्शन 407। तो प्लीज एक बार सीआरपीसी का सेक्शन 407 आप लोग खोल लीजिए। ठीक है, हमें पूरा सेक्शन 407 अभी नहीं पढ़ना है बिकॉज वो रेलिवेंट नहीं है विद सेक्शन 26। मतलब सारे उसके सब क्लॉजेज और सब सेक्शन जो हैं वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, इसका हेड नोट क्या कहता है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स।
अब इसका लैंग्वेज क्या कहता है, यहाँ पे देखिए क्या है, पावर ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब पावर को यहाँ पे हाई कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है। पावर का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी देना, ठीक है। तो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। अब इसमें क्या कहते हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कहता है व्हेन एवर इट इज मेड टू अपीयर टू द हाई कोर्ट, मतलब जब हाई कोर्ट को ये चीज लगता है, मतलब ये हाई कोर्ट का सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट को ये चीज लगता है, ए क्या लगता है हाई कोर्ट को, दैट अ फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू। क्या कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं हो सकती, इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं हो सकती कहां पर, किसी भी सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। अगर हाई कोर्ट को ये लगता है, देन दूसरी चीज क्या लगती है हाई कोर्ट को, लग बहुत रहा है यहां पे हाई कोर्ट को, दूसरी चीज क्या लगती है हाई कोर्ट को, दैट सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज। क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ आ सकता है या फिर आ रहा है उस केस में, जिसका आंसर करने के लिए जो सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, दे आर नॉट कंपीटेंट। ऑफ कोर्स हाई कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट जो है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो ऑफ कोर्स द हाई कोर्ट इज कंपीटेंट टू आंसर सच क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी। बी आपको समझ में आ गया। देन सी क्या कहता है, सी कहता है that an order under this section is required by any provision of this code or will tend to the general convenience of the parties or witnesses or is expedient for the ends of justice। अब यहाँ पे क्या कहता है, that an order under this section is required, मतलब ये सेक्शन के अंदर एक ऑर्डर देना जरूरी है, ठीक है, required by any provision of this code or will tend to the general convenience of the parties, general convenience of the parties or witnesses, ठीक है, या फिर फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस। मतलब कि अगर पार्टीज के कहने पे, मतलब पार्टीज के जनरल कन्वीनियंस के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कहते हैं सेक्शन 407 सबसेक्शन 1 कि अगर हाई कोर्ट को लगता है ये तीनों कंडीशन, तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे सेक्शन 407 1(4) पे। एक बार आप इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, दैट, यहां पे लिखा है दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर्ड टू एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो अगर ऐसा कोई भी केस आता है जिसमें ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हाई कोर्ट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, जो सेक्शन 407 सबसेक्शन 1(4) में दिया है, कि वो उस केस को अपने पास ला सकता है फॉर ट्रायल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कैसे है किसी ऑफेंस को ट्राई करने की। यहां से हाई कोर्ट जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में किसी भी ऑफेंस का ऑफ आईपीसी के किसी भी ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो विदहोल्ड करता है, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, इवन दो बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल अंडर शेड्यूल 1 में, जो आपका व्हाट कोर्ट ट्राइबल में हाई कोर्ट का कोई मेंशन नहीं है, तब भी हाई कोर्ट उनको ट्राई कर सकता है बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 407 सबसेक्शन 1(4). तो आपको एक सवाल का तो आपके जवाब मिल गया कि हाई कोर्ट जो है
वो ट्रायल कैसे करेगा? सेक्शन 26 के अंदर जो लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट मे ट्राई एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी, उसका जवाब आपको मिल गया कि हाई कोर्ट कैसे करेगा। क्लियर है आपको? अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, जो दूसरा सवाल था वो ये था कि हमने पढ़ा सेक्शन 382 का जो इम्प्रीजनमेंट है दैट इज फॉर अप टू 2 ईयर्स, लेकिन उस ऑफेंस को ट्राई कौन कर रहा है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसकी कंपिटेंसी कितनी है? 3 साल की। ठीक है, सिर्फ 3 साल का इम्प्रिजनमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अवॉर्ड कर सकते हैं। तो मतलब दिस इज इन अ वे मतलब काफ़ी हद तक सेंस नहीं बना रहा है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आइए हम इसको सेंस बनवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेफर करेंगे सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी, जिसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है अंडर 210 ऑफ बीएनएसएस, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी आप लोग एक बार खोल लीजिए। ठीक है, सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी किससे डील करता है? इट टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। अब यहां पर एक सवाल ये आता है, पहले हम लोग आगे चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं सेक्शन 190 को, उसके बाद इस सवाल पे हम लोग जाएंगे। क्या कहते हैं सब सेक्शन 1? इट सेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब जो इस चैप्टर के प्रोविजन है उससे सेक्शन 190 को कंप्लाई करना है। कौन से चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे? चैप्टर 14 इन रोमन नंबर्स, नॉट लाइक दिस। ठीक है, चैप्टर 14 ये कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे देखिएगा किसका मेंशन है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। ठीक है, स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास के पास कॉग्निजेंस लेने की पावर अवेलेबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस ही इज स्पेशली एम्पावर्ड। ठीक है, कहां पे वो उसको एम्पावर किया जाएगा? अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 2, वही पढ़ेंगे। एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। ए पे आते हैं, किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ए क्या बोलता है? अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, मतलब कंप्लेंट के बेस पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास कैन टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, देन बी क्या कहता है? अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, यहां पे पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही है, स्लैश इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं विच इज चार्जशीट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। सी किसके बारे में किससे डील करता है? एनी पर्सन। मुझे पता है थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सेक्शन 210 में, उस कंफ्यूजन को मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हमें ये कंप्लेंट और एनी पर्सन पे ध्यान नहीं देना है, हमें खाली ये चार्जशीट पे ध्यान देना है। ठीक है, एक बार समझते हैं कि यहाँ पे ये चार्जशीट क्या है, ये चार्जशीट की कहानी क्या है। अभी खाली कहानी को हम समझेंगे, कहानी के डेप्थ में नहीं जाएंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे नहीं जाएंगे, हम खाली कहानी को समझेंगे। अब सपोज कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, कोई ऑफेंस हुआ है, तो ऑफेंस के लिए हम एफआईआर लॉन्च करते हैं जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, एफआईआर लॉन्च होता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का जो इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। अब सपोज किसी ऑफेंस का एफआईआर लॉन्च हो गया एंड इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और मैंने बताया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, तो इसके बाद क्या होगा? आपका अरेस्ट होगा। ठीक है, एफआईआर लॉन्च करने के बाद आपका क्या होगा? अरेस्ट होगा। अरेस्ट किस चैप्टर में अरेस्ट, कौन सा चैप्टर अरेस्ट को गवर्न करता है? चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 जो है आपका ये गवर्न करता है अरेस्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसी का पार्ट है सेक्शन 57। अब सपोज अगर अरेस्ट हो गया है, जो आपका एक्यूज था उसका अरेस्ट हो गया, नाउ ही विल बी द अरेस्टी। तो जो अरेस्टी है ही शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट विद इन
24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपको अरेस्टी को प्रेजेंट करना पड़ता है बिफोर अ जुरिस्डिक्शनल या फिर नियर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब इसको हम लोग अच्छे समझेंगे, जब लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे डेवलपमेंट करते रहेंगे तो इन सारे सेक्शंस को बहुत ही ब्रीफली हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो आपकी सेक्शन 57 की जो बात है ना, ये आपकी आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में भी ये बात कही गई है कि अगर किसी का भी अरेस्ट होता है तो ही शैल बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है, ताकि उसकी लिबर्टी जो है वो कर्टेल ना हो, लिबर्टी जो उसकी कर्टेल हो रही है उसको बचाने के लिए। क्लियर है आपका? तो हमारा पहले FIR होगा, देन आपका अरेस्ट होगा। अरेस्ट के बाद क्या आता है? उसके बाद जो पुलिस है दे हैव द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने की पावर है पुलिस के पास। अच्छा एक बार बस मैं बता दे रहा, इन्वेस्टिगेशन का आपको मतलब पता है क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, ठीक है, और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? बाय द पुलिस ऑफिसर हु इज अ पार्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मशीनरी, ठीक है। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पावर पुलिस कहां से डिराइव करती है? अंडर सेक्शन 156। देन आपका सेक्शन 157 आ जाता है जहां पे आपका प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया है। होप आप ये ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है। देन वी विल कम डाउन टू सेक्शन 160 एंड 161। अब सेक्शन 160 जो है ये पुलिस ऑफिसर की पावर के बारे में बात करता है टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। मुझे पता है मैं अभी उतना इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं बिकॉज फिर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे ही डेविएट हो जाएंगे, तो अभी बस ऊपर ऊपर समझ लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग आगे अच्छे से बहुत इन डेप्थ कवर करेंगे, ठीक है। टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस मतलब जो विटनेसेस होंगे, अब मान लीजिए कोई FIR लॉज हुआ है ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दी गई है पुलिस ऑफिसर को, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए विटनेसेस की जरूरत तो होगी। तो सेक्शन 160 जो है ये पुलिस ऑफिसर को पावर देता है कि दे कैन हैव द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेसेस। फिर 161 किसके बारे में बात करता है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है। अब जो विटनेसेस आए हैं उनका एग्जामिनेशन भी तो करना पड़ेगा ना आपको, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है। अब सेक्शन 57 के साथ ही हम यहां पर पढ़ते हैं सेक्शन 167 ऑफ CRPC। अब सपोज अगर 24 घंटे के अंदर, ये तो हमें पता है ना कि 24 घंटे के अंदर आपको एक्यूज को प्रेजेंट करना पड़ता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, क्लियर है ना ये चीज। अब सपोज अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, 24 घंटे का टाइम पीरियड दिया गया है पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करिए, नहीं हो पाई, ठीक है, तो वहां पर उसको प्रेजेंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 167 बिफोर अ मैजिस्ट्रेट टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ डिटेंशन, टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ डिटेंशन। मैं काम करता हूं नेक्स्ट लेक्चर में ना, आपको अगर मुझे सही लगता है तो मैं आपको ये जो मैं ये प्रोविजंस लिखवा रहा हूँ ना इनको एकदम इन डेप्थ एक बार समझा दूँ, फिर बाद में इसको और डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ डिटेंशन सेक्शन 167 के अंदर, क्लियर है। देन उसके बाद जब ये सारा गेम जब खत्म हो जाता है, जब पुलिस की सारी एविडेंसेस, जब वो पुलिस सारी एविडेंसेस कलेक्ट कर लेती है, तो ईदर दे विल सबमिट अ चार्जशीट अंडर सेक्शन 170। वो एक चार्जशीट सबमिट करते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि क्या क्या चार्जेस उन्होंने लगाए हैं अपॉन द एक्यूज्ड। चार्जेस मतलब क्या कि कौन कौन से ऑफेंसेस उन्होंने लगाए हैं ऑन द एक्यूज्ड ऑफ IPC या फिर एनी अदर लॉ जो भी है, ठीक है, कौन कौन से चार्जेस लगे हैं एक्यूज के ऊपर वो चार्जशीट में लिखा रहता है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं विच इज सफिशिएंट एविडेंस, मतलब पुलिस हैव फाउंड सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोसीड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब अगर मान लो नहीं मिला सफिशिएंट एविडेंस तो सेक्शन 169 के अंदर डेफिशिएंट एविडेंस है, ठीक है। तो यहां पे जो आपका ये चार्जशीट है इसी को हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। तो आपको समझ में आ गया ना, सेक्शन 210 सब सेक्शन 1B में जो पुलिस रिपोर्ट है वो क्या है? ये है वो पुलिस रिपोर्ट, क्लियर है आपको। अब देखिए, अब एक सवाल, मतलब सवाल नहीं, एक्चुअली हमने ये इतनी बड़ी कहानी कवर क्यों की? ये कहानी हमने कवर की है इस चीज के लिए, अच्छा हाँ, ये कॉग्निजेंस रह गया। अब जब ये चार्जशीट सबमिट किया जाता है, दैट इज द पुलिस रिपोर्ट, जब सबमिट किया जाता है तो फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। याद रखना, जैसे ही चार्जशीट सबमिट हो जाती है उसके बाद जो जुडिशरी होता है वो मोशन में आ जाता है, मतलब वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। फिर वो इंक्वायरी करते हैं,
मतलब इंक्वायरी करने का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे वो जो अपना जुडिशियल माइंड लगाते हैं, जो भी उनके सामने चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया गया है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें जो जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट दे टेक कॉग्निजेंस। क्लियर है आपको? अब यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है अंडर सेक्शन 190, आई एम सो सॉरी मैंने पहले 210 बोल दिया था, अंडर सेक्शन 190 क्या बोला है कि ओनली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास आर एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। अब इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे और जाएंगे। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था ये एक सेशन डिवीजन है, ठीक है, जिसको हम लोग छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं, और हर भाग में जो पुलिस स्टेशन होते हैं, ठीक है, मतलब सेशन डिवीजन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो आपके ये पुलिस स्टेशंस होते हैं इन सबके ऊपर जुरिस्डिक्शन होता है ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होता है। तो जो मैजिस्ट्रेट की हम बात कर रहे थे ना वो यही है, दैट इज द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास इफ स्पेशली एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 2। अगर उनको एम्पावर किया गया है, ठीक है, कि ही कैन टेक कॉग्निजेंस, तो वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं इफ ही हैव बीन एम्पावर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये आपको याद आ गया ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉग्निजेंस होता है किसी भी ऑफेंस का, वो पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास को लेते हैं। मतलब कि कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले इन्हीं दोनों के पास जाती है। ये नहीं कि कोई भी अगर ऑफेंस हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप सेशन जज के पास भेज दे रहे हो या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भेज दे रहे हो, इनके पास नहीं जाती है। ये जाती है जीएमएफसी और जीएमएससी के पास। ठीक है, स्पेसिफिकली ये जीएमएफसी के पास ही जाती है, अगर क्योंकि जीएमएससी को एम्पावर नहीं किया गया अगर, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, क्योंकि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होते हैं ना, उन्हीं का जुरिस्डिक्शन होता है अपॉन द पुलिस स्टेशंस। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक? सो वी विल अगेन कम बैक टू सेक्शन 382 वाला डाउट। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें कि यहां पर किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग अगेन जाते हैं एक बार सेक्शन 382 पे। अब यहां पर जो सेक्शन 382 का ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट है 10 साल। इसको ट्राई कौन कर रहा है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो हमें यह तो समझ में आ गया कि द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज कंपीटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर। मतलब वो इस मैटर को, मतलब वो मैटर जो है वो इनके पास आ तो सकता है, ये तो चलो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पर सवाल यह आता है कि अगर इस ऑफेंस के लिए 10 साल का पनिशमेंट देना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? ध्यान समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग रेफर करेंगे सेक्शन 325 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो क्या कहता है सेक्शन 325 का हेड नोट? इट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर। तो हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया कि सेक्शन 26 के अंदर हाई कोर्ट का मेंशन क्यों है। दैट इज सेक्शन 407 सबसेक्शन 1(4) के अंदर हाई कोर्ट किसी भी मैटर पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है एंड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस उन मैटर का ओरिजिनल ट्रायल कर सकता है। ये हमें समझ में आ गया। अब जो दूसरा हमारा सवाल था, दैट इज जो वो सेक्शन 382 का था। ठीक है, क्या था कि मतलब इसमें पनिशमेंट थी 10 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और ट्रायल किसको दिया गया था? जीएमएफसी को। और जीएमएफसी कंपीटेंस कितनी है? 3 साल की इम्प्रिजनमेंट देने की। सो अब जो ये सवाल है ना, अब इसका जवाब हम लोग ढूंढेंगे। इसका जवाब हमें मिल जाएगा 322, 323 एंड 325 में। तो क्या कहता है सेक्शन 325 सबसेक्शन 1?
Section 325, subsection 1. It says, whenever a magistrate is of opinion, after hearing the evidence for the prosecution and the accused. ये ट्रायल के बाद का सीन बता रहा है, ठीक है. ट्रायल में क्या होता है, जो आपके प्रोसिक्यूशन होते हैं एंड जो आपका एक्यूज्ड होता है वो अपने अपने साइड के एविडेंसेस प्रेजेंट करते हैं, अपने अपने साइड के विटनेसेस को प्रेजेंट करते हैं. तो ये उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है जब मैजिस्ट्रेट जो है वो आफ्टर हियरिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड, क्या कहता है आगे, दैट द एक्यूज्ड इज गिल्टी. जब मैजिस्ट्रेट अपना ट्रायल कर ले एंड ही फाउंड द एक्यूज्ड टू बी गिल्टी, क्या कहता है आगे, गिल्टी, एंड दैट ही ought to receive a punishment different in kind from or more severe than that which such magistrate is empowered to inflict, or being a member of the second class is of opinion that the accused ought to be required to execute a bond under section 106, he may record the opinion and submit his proceedings and forward the accused to the CJM to whom he is subordinate. तो सेक्शन 325 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि ट्रायल हुआ, ट्रायल किसने कंडक्ट किया, JMFC ने या फिर JMSC ने, इफ़ ही वॉज स्पेसिफिकली एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 2, ठीक है, टू टेक कॉग्निजेंस. तो यहाँ पे ट्रायल किया इनमें से किसी ने, ठीक है, और ट्रायल करने के बाद ही फाउंड द एक्यूज्ड गिल्टी, ठीक है. अब गिल्टी पाने के बाद जो मैजिस्ट्रेट है, जो उसकी कंपिटेंसी है 3 साल की, अब उसको लगता है कि जो इसने पनिशमेंट किया है उसमें 3 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट देने का ज़रूरत है. सपोज 6 साल का ज़रूरत है, ठीक है. सपोज वही सेक्शन 382 का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि सेक्शन 382 में क्या है, कितना इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, 10 साल का. ट्रायल कौन कर रहा है, JMFC, ठीक है. तो वहाँ पर ट्रायल करने के बाद जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है उनको लगता है कि यहाँ पर मुझे 6 साल की पनिशमेंट देनी चाहिए जो कि मेरे कंपिटेंसी से बाहर है, ठीक है, जो कि मेरे कंपिटेंसी से बाहर है. तो वहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो पूरी प्रोसीडिंग है दैट शैल बी सबमिटेड टू द CJM, दैट इज़ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. उस केस में क्या होगा कि जो मैटर है वो CJM के पास भेज दिया जाएगा. अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है व्हेन मोर एक्यूज देन वन आर बीइंग ट्राइड टुगेदर. जब एक से ज़्यादा एक्यूज का ऑफेंस जब एक से ज़्यादा एक्यूज का, मतलब कि सपोज कोई ऑफेंस हुआ है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो किसी एक ही बंदे ने किया, उसमें एक से ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एक्यूज भी हो सकते हैं, और उन सबका ऑफेंस साथ में चल रहा है, मतलब उन सबका ट्रायल जो है, आई एम सो सॉरी मैं बार बार ऑफेंस बोल दे रहा, उन सबका जो ट्रायल है वो साथ में चल रहा है. व्हेन मोर एक्यूज देन वन आर बीइंग ट्राइड टुगेदर एंड द मैजिस्ट्रेट कंसीडर इट नेसेसरी टू प्रोसीड अंडर सबसेक्शन 1 इन रिगार्ड टू एनी ऑफ सच एक्यूज्ड. अब सपोज जो एक्यूज थे, ठीक है, वो थे 5, एक बार आगे पढ़ लेते हैं. ऑफ सच एक्यूज्ड ही शैल फॉरवर्ड ऑल द एक्यूज्ड हु आर इन हिज ओपिनियन गिल्टी टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. अब सपोज 5 लोगों का ट्रायल हुआ फॉर ए सर्टेन ऑफेंस, ठीक है. 5 में से 2 जो लोग थे उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ने सपोज 2 साल की पनिशमेंट दे दी. अब जो बाकी बचे 3 लोग, अब उसमें लगता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को कि इन तीनों को 5 साल की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या फिर समझ लो 6 साल की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है. द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज ऑफ द ओपिनियन कि इनको 6 साल की पनिशमेंट मिलनी चाहिए. तो व्हाट ही गोना डू इज ही गोना फॉरवर्ड ऑल दीज 3 एक्यूज्ड टू द CJM एज पर द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 325 सबसेक्शन 2, क्योंकि इन तीनों को पनिशमेंट देने की जो कंपिटेंसी है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास नहीं है, ठीक है. क्लियर हो गया. अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 325 सबसेक्शन 3 कहता है द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू whom the proceedings are submitted may, if he thinks fit, examine the parties and recall and examine any witness who has already given evidence in the case and may call for and take any further evidence and shall pass such judgment, sentence or order in the case as he thinks fit and as is according to law. अब मैटर चला गया है CJM के पास. क्यों चला गया है, क्योंकि कंपिटेंसी नहीं थी उतना पनिशमेंट देने की, ठीक है. अब जब CJM के पास मैटर जा रहा है तो इट कुड बी पॉसिबल कि CJM जो प्रोसीडिंग कंडक्ट की गई थी बाय द सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट उससे सेटिस्फाइड है, ही सेटिस्फाइड, ठीक है, ही सेटिस्फाइड कि जो भी तुमने प्रोसीडिंग की है वो सही है, मैं उससे खुश हूँ, एंड तुम जितना भी पनिशमेंट रेफर कर रहे हो, कितना पनिशमेंट देना चाहिए, मैं उसको एक्सेप्ट कर ले रहा. अब यहाँ पर ये हो सकता है, या फिर हो सकता है CJM इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग, नॉट सेटिस्फाइड.
एक सेकेंड, ठीक है, CJM इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग, तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, उधर क्या होगा, उधर क्या है, जो मैजिस्ट्रेट है दैट इज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो एग्जामिन कर सकते हैं पार्टीज को, अगेन एग्जामिन द पार्टीज, ठीक है, एग्जामिन द parties and recall and examine any witness who has already given evidence in the case and may call for and take any further evidence। मतलब बेसिकली इसको ऊपर ऊपर से अगर समझे तो जब प्रोसीडिंग सबमिट की जाएगी टू द CJM तो ही कैन कंडक्ट हिज ओन इंक्वायरी, हिज ओन प्रोसीडिंग, वो फर्दर एविडेंस ले सकते हैं, ठीक है, वो विटनेसेस को दोबारा री एग्जामिन कर सकते हैं, जो पार्टीज इन्वॉल्व है मैटर में उनको री एग्जामिन कर सकते हैं। तो इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ईदर इफ ही इज सेटिस्फाइड कि ठीक है जो पनिशमेंट तुमने जो बोला है वो सही है, मैं प्रोसीडिंग से गो थ्रू किया एंड जो तुमने पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करने के लिए मुझे कहा है मैं वो कर दे रहा, या फिर इफ़ इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो ही कैन अगेन री एग्जामिन द विटनेसेस। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे लिखा है इफ़ ही थिंक्स फिट, इफ़ ही थिंक्स फिट, इट सिग्निफाइज डिस्क्रीशन, मतलब कि यहाँ पर जो CJM है उनको डिस्क्रीशन दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ही हैव टू डू इट कंपल्सरली, उनको करना ही पड़ेगा री एग्जामिन विटनेसेस को, पार्टीज इन्वॉल्व को, या फिर ही हैव टू टेक फर्दर एविडेंसेस, ऐसा नहीं है, इट इज़ अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द CJM। तो 325 क्लियर हो गया ना। ऊपर ऊपर से अगर 325 को देखें तो 325 यही कहता है कि जब ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया गया है बाय ए मैजिस्ट्रेट, बट जो वो पनिशमेंट देना चाहते हैं, इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, वो उनके कॉम्पिटेंसी से बाहर है, तो ही विल सबमिट द प्रोसीडिंग टू द CJM। क्लियर है। नाउ वी विल कम डाउन टू सेक्शन 322। क्या कहता है हेड नोट सेक्शन 322 का? प्रोसीजर इन केसेस विच मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। तो जो 325 का जो केस था वहां पर ऐसा है कि वहां पर जो मैजिस्ट्रेट है ही इज कंपीटेंट, वो कंपीटेंट तो है, ठीक है, मतलब ट्रायल करने के लिए द मैजिस्ट्रेट वाज कंपीटेंट, बस वो पनिशमेंट नहीं दे सकते थे। अब 322 क्या कहता है? 322 ये कहता है, ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको समझाऊं तो, कि यहां पर मैजिस्ट्रेट जो है वो कंपीटेंट ही नहीं है ट्रायल करने के लिए। अगर आपको याद हो तो शेड्यूल 1 में हमने बताया था कि बाइफर्केशन किया गया ऑफेंसेस का, कि किस ऑफेंस का ट्रायल कौन करेगा। तो क्या सारे ऑफेंसेस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का ही मेंशन है? नहीं, कुछ ऑफेंसेस नहीं, मैक्सिमम ऑफेंसेस जो है उनमें किसी और कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया गया। जैसे आपका मर्डर का ऑफेंस हो गया, ठीक है, तो मर्डर का जो ऑफेंस है इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज। क्लियर आपके पास? क्लियर हो गया आपको ये चीज कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी हैं जिनका जो ट्रायल है वो अदर देन JMFC और JMSC के अलावा भी जो कोर्ट्स हैं वो करेंगे। क्योंकि हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास है वो कॉग्निजेंस लेते हैं, एंड कॉग्निजेंस लेने के बाद वो मैटर को भेज देते हैं। तो 322 का लैंग्वेज क्या कहता है? इफ इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और अ ट्रायल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इन एनी डिस्ट्रिक्ट द एविडेंस अपीयर्स टू हिम टू वारंट अ प्रिजम्पशन, ठीक है, मतलब मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है दैट ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। ए क्या कहता है? नो जुरिस्डिक्शन, मतलब जुरिस्डिक्शन ही नहीं है केस को ट्राई करने का एज पर शेड्यूल 1, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है आपके पास केस को ट्रायल करने का। दैट ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल, और वो कमिट भी नहीं कर सकते इसको ट्रायल के लिए, कमिट इट फॉर ट्रायल, ठीक है। बी क्या कहता है? दैट द केस इज वन विच शुड बी ट्राइड और कमिटेड फॉर ट्रायल बाय सम अदर मैजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट। अब इसको ध्यान समझिएगा, एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना उसमें जो हमने हायरकी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़े हैं उसके अलावा भी स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये स्पेशल कोर्ट स्पेशल ऑफेंसेस से डील करते हैं, जैसे आपका पोक्सो हो गया। अगर दिल्ली की बात करें तो आपका DRC हो गया, दैट इज़ अ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। ये स्पेशल केसेस होते हैं जिनके लिए स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है। तो जो ये स्पेशल कोर्ट्स होते हैं इनकी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है टू ट्राई सच ऑफेंसेस। क्लियर है। अब मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस आया, ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने उसका कॉग्निजेंस लिया, एंड कॉग्निजेंस लेने के बाद उनको पता चलता है कि ये किसी और मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, ठीक है, किसी और मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए ताकि वो उसका ट्रायल कर सकें। क्लियर है। बी भी क्लियर हो गया। अब सी पे जाते हैं।
दैट द केस शुड बी ट्राइड बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब जो एविडेंसेस आए थे मैजिस्ट्रेट के पास, उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको लगता है कि ये मैटर जो है इट शुड बी फॉरवर्डेड टू द CJM, कि CJM को इस केस का ट्रायल करना चाहिए। तो ABC आपको क्लियर हो गया ना, पहला बता दें कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ठीक है। B जो है वो मतलब किसी और मैजिस्ट्रेट के पास मैटर को भेजना है, एंड C कहता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही उस मैटर को ट्राई कर सकते हैं। अब आगे क्या बता रहा है, उस केस में क्या होगा, ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग। अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंस बाहर निकल के आता है तो ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाएगा, एंड सबमिट द केस विद अ ब्रीफ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग इट्स नेचर टू द CJM और टू सच अदर मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन एज द CJM डायरेक्ट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोसीडिंग को स्टे करके जितनी भी प्रोसीडिंग की गई है दैट शैल बी सबमिटेड टू द CJM को सबमिट कर दिया जाएगा। एंड फिर या फिर अगर CJM उनको डायरेक्ट करते हैं, मतलब जो मैजिस्ट्रेट है जिन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, ही कैन डायरेक्ट हिम टू सबमिट द केस टू सम अदर मैजिस्ट्रेट, क्लियर हो गया आपको ये चीज़? यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना? अगर कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। Now what is subsection 2 is saying? It says the magistrate to whom the case is submitted may, if so empowered, either try the case himself or refer it to any magistrate subordinate to him having jurisdiction or commit the accused for trial। ठीक है, अब सपोज मैटर गया CJM के पास, ठीक है, CJM ने मैटर किसी और मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अब जो ये मैजिस्ट्रेट है ही कैन ईदर ट्राई द केस हिमसेल्फ। अब इस मैजिस्ट्रेट में आपके CJM भी आते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि CJM इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ही कैन ईदर ट्राई द केस हिमसेल्फ और रेफर इट टू एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम हैविंग जुरिस्डिक्शन और कमिट द एक्यूज्ड फॉर ट्रायल। ठीक है, तो ही कैन ईदर ट्राई द केस हिमसेल्फ, किसी और मैजिस्ट्रेट को भेज दें, या फिर इसको कमिट कर दें फॉर ट्रायल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा, ये अभी आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं, कमिट इट फॉर ट्रायल। ठीक है, कमिट इट फॉर ट्रायल का मतलब होता है टू पास द मैटर टू द सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट को मैटर भेज देना, दिस इज व्हाट कमिट इट फॉर ट्रायल सिग्निफाइज। क्लियर है आपको? कमिटल जो होता है वो सेशंस कोर्ट में होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? 322 क्लियर हो गया ना? तो ऊपर से अगर समझे तो 322 क्या कहता है कि जब मैटर गया, ठीक है, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, और उनको लगता है कि मैं कंपिटेंट ही नहीं हूँ इस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए, तो ही विल सबमिट द मैटर टू द CJM। क्लियर है? अब 323 पे आते हैं। 323 पे आते हैं। प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड if in any inquiry into an offense or a trial before a magistrate appears to him at any stage of the proceeding before signing the judgment। देखिए, before signing the judgment, ठीक है। अब सपोज ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट के पास कंपिटेंसी थी नहीं उस ऑफेंस को ट्राई करने की, बट उन्होंने फिर भी ट्रायल कंडक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, और वो किसी भी स्टेज पे, बिफोर द साइनिंग ऑफ जजमेंट के साइन करने से पहले अगर किसी भी स्टेज पे उनको लगता है दैट द केस इज वन विच ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ सेशन। ही शैल कमिट टू दैट कोर्ट under the provisions herein before contained and thereupon and provisions of chapter 18 shall apply to the commencement so made। तो 323 यहाँ पे क्या कहता है? ये कहता है कि अगर जजमेंट साइन करने से पहले मैजिस्ट्रेट को ये लगता है, इंक्लूडिंग द CJM, अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि दैट द मैटर शुड बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ही इज़ नॉट कम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस। ठीक है, तो वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन को जितनी भी प्रोसीडिंग की गई थी दैट विल बी सबमिटेड। एंड उसके बाद क्या होगा, जो आपका चैप्टर 18 है ऑफ CRPC, इट विल बी अप्लाइड। इस चैप्टर 18 जो है इसे हम सेशंस ट्रायल का चैप्टर कहते हैं, कि सेशंस कोर्ट जो अपना ट्रायल कैसे कंडक्ट करेगा वो इसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया चीज़ें? तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया अब कि कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन का वहाँ पे मतलब क्या था। ठीक है, अब लास्ट में जो हम अपना आज के लेक्चर में जो लास्ट सेक्शन करने वाले हैं दैट इज सेक्शन 202।
209। तो एक बार आप लोग सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी खोल लीजिए। अब 209 क्या कहता है? सेक्शन 209 क्या कहता है? कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। मैं रीड करता हूँ, लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा। व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, पुलिस रिपोर्ट आपको याद है ना, चार्जशीट, the accused appears or is brought before the magistrate and it appears to the magistrate that the offence is triable exclusively by the court of session, he shall commit, after complying with the provision of section 207 or section 208 as the case may be, the case to the court of session and subject to the provisions of this code relating to bail, remand। ये सब फालतू चीज़ें, इस पर इतना हम लोग हीट पे नहीं करेंगे। बी क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल, रिमांड एंड द एक्यूज टू कस्टडी, वही सेम चीज़। Send to that court the record of the case and the documents and articles, if any, which are to be produced in evidence. Notify the public prosecutor of the commitment of the case to the court of session। देखिए, मैजिस्ट्रेट के पास कोई मैटर गया, ठीक है, और उनको ये लगता है कि जो ये मैटर है इट इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। उनको लगता है कि जो मैटर है इट इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर ऐसा होगा कि द मैटर शैल बी सेंड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो आपको आई गेस वी आर डन विद सेक्शन 26 और उसके जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं, आपको समझ में आ गया ना। तो हमने सेक्शन 26 में पढ़ा था कि आईपीसी के ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन दी गई थी टू द हाई कोर्ट, टू द कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट विच हैज़ शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल, ठीक है। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कि ये कोर्ट इस ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है। फिर हमने शेड्यूल 1 को रेफ़र किया, वहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स को नोटिस किया कि हाई कोर्ट का तो कोई मेंशन ही नहीं है। तो हाई कोर्ट जो है वो ट्राई कर सकता है, लेकिन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, दैट इज अंडर सेक्शन 407, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस चीज़ को समझा कि अगर किसी कोर्ट का मेंशन है नाम, ठीक है, बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल में किसी कोर्ट का नाम मेंशन है, बट जो पनिशमेंट जो उसमें दी हुई है वो उसके कॉम्पिटेंसी से बाहर चली जाती है, तो वहाँ पर सेक्शन 209, ठीक है, 322, 323 एंड 325 विल बी एप्लीकेबल। क्लियर है? अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि कि मतलब जो मैंने वो बताया था केस कि उसमें 10 साल की पनिशमेंट, सपोज अगर उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि 10 साल की ही पनिशमेंट देनी है, ठीक है, तो ही विल सबमिट द